जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हमसे। हुआ यूं कि जब हम आपको ये नोटिफिकेशन दे रहे थे कि आप लोग का जो रिवीजन क्लास है वो 15 तारीख से शुरू होने वाला है, तो हमारे दिमाग में ऐसा था कि उस दिन 13 तारीख है और वीडियो में हम ये बात बोले भी हैं कि 13 तारीख को आज ये आपको वीडियो मिल जा रहा है और 14 बीच 15 तारीख से जो है आप लोग का रिवीजन क्लास शुरू हो जाएगा। और एक्चुअल में उस दिन 14 तारीख था, ठीक है। तो हम 14 तारीख को वीडियो डाले और बताया कि 13 को होगा, मतलब 13 तारीख को हम ये वीडियो डालना है। फिर एक दिन, अब जिस दिन 15 तारीख था, कल जैसे 15 तारीख था, हाँ, और कल 15 तारीख था और हमको याद था कि 14 तारीख है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया। और विशेष रूप से यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए या क्लास 10th के लिए, ठीक है, तो आप जाकर आसानी से जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया एप्लीकेशन का, जाकर वहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिवीजन क्लास 12th मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है बिल्कुल एकदम एग्जाम लेवल को देखेंगे, ठीक है। जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है, बस उस लेवल को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी की पूरी तैयारी करने का प्रयास करेंगे। कोई भी फिजूल की चीज़ें बीच में नहीं लेकर आएंगे, हम सीधा सीधा आपको जो है एकदम एग्जाम लेवल की बात करेंगे आपके साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिएगा, इनवर्स आराम से समझने का प्रयास करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देख सकते हैं आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंक्शन। देखिए, इसमें एक शब्द आपके सामने नया है, नहीं, दो शब्द नया है, दो शब्द आपके सामने नया है, समझने का प्रयास करें। ट्रिग्नोमेट्री शब्द से आप पूरा का पूरा वाकिफ है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इससे आप पूरा का पूरा वाकिफ है, इसको आप भली भांति जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये भली भांति जानते हैं। तो अब हाँ, ट्रिग्नोमेट्री यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें मतलब ये जो आपका 6 गो है, इससे तो आपको पूरा का पूरा सामना हुआ होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। यदि आप त्रिकोणमिति क्लास 10 में पढ़े हैं या क्लास 11th में पढ़े हैं तो आपको जो है ये 6 जो यहाँ पर दिख रहा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इससे आपको मुलाकात हुआ होगा। इसको क्लास 10 में आप पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको पढ़े हैं क्लास 10 में आप त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। गौर करेंगे, बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपका है, यह है त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्लास 10 के लिए, ठीक है। अब इसका नाम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कह रहे हैं लोग? बहुत सिंपल है, आप सब समझ रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो आपका साइन है किसी समकोण त्रिभुज के क्रमशः भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। तो जब भुजाओं का अनुपात है तो अनुपात ही तो कहेंगे इसको ना। किसी समकोण त्रिभुज के जो 3 भुजा है और तीनों भुजा का यदि अनुपात निकाला जाए तो कुल मिला के 6 गो अनुपात बनेगा। और उन 6 अनुपात का बारी बारी से नामकरण किया गया है
और वही नामाकरण आपका जो है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है। इसलिए जब ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कह सकते हैं। इसका हो जाता है अनुपात, यदि देखेंगे साइन का तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण। कॉस का अनुपात होता है आधार बट्टा में कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार, और तीन को उल्टा होता है आधार बटे लंब। सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक का होता है कर्ण बटे लंब, जो आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं बड़ी आसानी से। नहीं तो ये जो 6 अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 अनुपात यहाँ क्लास 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहलाता है। अब इसके बारे में आप भली भांति जान चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और इस पर एक बार प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो साइन है ये शॉर्ट नेम है। ठीक है, ये साइन ये शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम कुछ और होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हुए चलेंगे। ये इसका शॉर्ट नेम है, जो इसका फुल नेम होता है वो होता है SINE। ऐसे यदि पढ़ेंगे तो यह भी साइन ही लिखा हुआ है, SINE साइन, SINE साइन। लेकिन जब अब ये भी साइन है और ये भी साइन है, हाँ ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और कौन इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कौन इसका पूरा नाम लिखा है और कौन इसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो है हम अपने तरफ से थोड़ा सा जो है, अंग्रेजी में हम बहुत ज़्यादा पैदल हैं, तो उसी के हिसाब से जो है हम इसका नाम भी सेट कर दिए। जैसे ये साइन है तो इसको भी तो कुछ अलग बोलेगा तब तो पता चलेगा कि हम इसका फुल बोल रहे हैं और इसका शॉर्ट बोल रहे हैं। तो इसके लिए जो है फुल नेम को हम थोड़ा सा ऐंठ के पढ़ देते हैं। ऐंठ के पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़िया कर। हाँ, जैसे इसको पढ़ेंगे साइन, SINE साइन, सॉरी SIN साइन, और इसको पढ़ेंगे साइने, ई लगल है ना, ई लगल है ना, इसको तन टेढ़ होकर पढ़ दीजिएगा तो कहिएगा साइने। हाँ साइने, तो साइने माने पूरा नाम और साइन माने शॉर्ट नाम। अच्छा, ये जो कॉस है इसका होता है कोसाइन, कोसाइन, इसमें ऐंठ को पढ़ने की जरूरत ना है, जो है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कोसाइन। इसके बाद टेन का होता है टेंजेंट, टेंजेंट। इसके बाद कॉट का होता है कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। सेक का होता है सेकेंड, सेकेंड। और कॉसेक का होता है कॉसेकेंट। बड़ी इत्मीनान से पढ़ेंगे, कॉसेकेंट। ठीक है, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेकेंट। तो आप इसका पूरा नाम भी जान चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और आप क्लास 10 में भी इसको देखे होंगे, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साइन का होता है साइन का साइने, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉटेंजेंट, सेक का सेकेंड और कॉसेक का कॉसेकेंट। अब हम थोड़ा सा यदि इस पर प्रकाश डालें, यदि त्रिकोणमिति की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा यदि प्रकाश डालें तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसका हिंदी में भी कुछ अर्थ होता है। ठीक है, ये जो साइन लिखा हुआ है या कॉट लिखा हुआ है या कॉसेक लिखा हुआ है, सॉरी कॉसेकेंट लिखा हुआ है, इसका हिंदी में भी कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो साइन का हिंदी जो होता है वो होता है जया। साइन का हिंदी क्या होता है बाबू, जया। साइन को हिंदी में कहते हैं जया, और कभी कभी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप चलेंगे यहाँ पर, आप ही के क्लास 12th में है, क्या बोलते हैं उसको, 3 डायमेंशन, तो वहाँ पर आपको जया और कोज्या के बारे में पढ़ना है। कोटिया स्पर्शया, सॉरी कोज्या और जया, ये सारी जानकारी वहाँ पर जो है यही हिंदी में लिखेगा। वहाँ साइन कॉस ना लिख के उसको हिंदी में लिख देगा, कोज्या निकालिए, जया निकालिए, ऐसा करके। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो है जानने की जरूरत है, अभी ही हम लोग जान लेते हैं ना। तो साइन को कहते हैं जया, कॉस का हो जाता है कोज्या, कोज्या, या फिर इसको कोटि जया भी कहते हैं, कोटि जया। ठीक है, कोटि जया।
इसके बाद tan है तो ये tan को कहते हैं स्पर्शिया, स्पर्शिया, ठीक है। tan को क्या कहते हैं? स्पर्शिया, यानी tan का जो हिंदी नाम होता है वो होता है स्पर्शिया, ठीक है। इसके बाद कॉटेंजेंट का होता है कोस्पर्शिया, 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 या फिर इसको कोटि स्पर्शिया भी कह सकते हैं, इसको कोटि स्पर्शिया भी कह सकते हैं। इसको एक और चीज कह सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक और चीज इसको कह सकते हैं। आप यदि गौर से देखेंगे तो tan का है लंब बटे आधार, कॉट का है आधार बटे लंब, माने उल्टा है, नहीं है। tan का अनुपात है लंब बटे आधार और कॉट का अनुपात है आधार बटे लंब, यानी tan का उल्टा कौन है? कॉट। उल्टा, उल्टा माने व्युत्क्रम, तो tan का व्युत्क्रम कौन है? कॉट। tan का व्युत्क्रम कौन है? कॉट। अच्छा, और कॉट का व्युत्क्रम कौन है? tan। तो यहां देखिएगा कि यदि हम tan को स्पर्शिया कहते हैं तो उसका व्युत्क्रम है कॉट, उसका व्युत्क्रम क्या है? कॉट। तो कॉट को क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रमीय स्पर्शिया, माने स्पर्शिया का व्युत्क्रम को कॉट कहते हैं। तो स्पर्शिया का व्युत्क्रम, स्पर्शिया का व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रमीय स्पर्शिया, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं व्युत्क्रमीय, व्युत्क्रमीय स्पर्शिया। खूब इत्मीनान से पढ़ेंगे, खूब इत्मीनान से। आपको लगेगा ही नहीं कि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग टाइप का है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आप गणित पढ़ रहे हैं, आप खुद से सवाल को बनाएंगे एकदम आसानी से। एक एक क्वेश्चन यदि आप खुद से सॉल्व ना करेंगे तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। आपको यह बात जान लीजिएगा, हमारा ये मानना होता है कि हम उस लेवल पर आपको लेके चलेंगे जिस लेवल पर आपको ये पावर मिल जाएगा कि आप टोटल सवाल का सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि हम गणित पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी बात का ध्यान। चलिए, सेक, सेक का होता है छेदक, छेदक। एक और हो सकता है सेक का, थोड़ा सा गौर करेंगे। यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो आप एक चीज देखेंगे कि सेक जो है, जो सेक है वो कॉस का उल्टा है। क्लियर है? देख लीजिए, देखिए कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो सेक का है कर्ण बटे आधार, यानी ये अनुपात और ये अनुपात दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार इसका है और इसका आधार बटे कर्ण है, तो सेक का होता है कोज्या और उसका उल्टा है, सॉरी, कॉस का होता है कोज्या या कोटिजया, उसका उल्टा क्या है? सेक है। उल्टा माने व्युत्क्रम। तो सेक को क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रमीय कोज्या, व्युत्क्रमीय कोज्या, व्युत्क्रमीय कोज्या या व्युत्क्रमीय कोटिजया भी कह सकते हैं। अच्छा, अब कौशिक किसका उल्टा है बाबू? तो साइन का। कौशिक किसका उल्टा है? साइन का, यानी जया का। तो जब कौशिक जया का व्युत्क्रम है, इसको भी तो कह सकते हैं व्युत्क्रमीय जया, व्युत्क्रमीय जया। तो ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रमीय जया। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और कुछ इसमें आपको नया जरूर देखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया देखने को मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ कुछ नया मिला है देखने को, और यदि पूरी जानकारी आपको बेहतर लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अपने मन की बात जरूर लिखिए आप सभी लोग, ताकि हमें पता चले कि हम जो आपको दे रहे हैं वो आप तक 100% पहुंच रहा है। ठीक है, वो आप लोगों तक 100% पहुंच रहा है और आप लोग उसको भली भांति जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर, उसको डाल रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, इन चीजों को आपको पूरा ख्याल रखना है। चलिए, अब यदि आप इन चीजों को ठीक तरीके से समझ गए तो कुछ और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब तो ये था त्रिकोणमिति आपका। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10 में यही है, त्रिकोणमिति, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। अब एक शब्द इसमें आपको और देखने को मिल रहा है,
जो है यहां पर फंक्शन, हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे अभी। फंक्शन, ठीक है। त्रिकोणमिति तो समझ लीजिए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, त्रिकोणमिति हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लेकिन इसमें जो एक शब्द और आया है वो है आपका फंक्शन। तो आप सभी जानते हैं फंक्शन फंक्शन तो कहते आते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन है क्या? एक बार हम आपको 2 मिनट का समय लेंगे और फंक्शन पूरा समझा देंगे। आप इसके बाद फंक्शन के बारे में कोई प्रश्न ही ना पूछिएगा, या यदि कोई आपसे प्रश्न पूछ दे तो आप उसका जवाब आसानी से दे लीजिएगा। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम फंक्शन की बात कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि फंक्शन की बात करेगा, देखिएगा थोड़ा सा मिटा लेते हैं, धैर्य बनाइएगा। चलिए, फंक्शन बहुत आप सुने हैं फंक्शन, ऐसे एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको फंक्शन, वहां पर और इसके डिटेल में जानकारी आपको देंगे, लेकिन जितना यहां दे देंगे वो एनफ है। हाँ, फंक्शन यानी कि फलन, एक शब्द इसमें और है ना यहां पर, फंक्शन यानी कि फलन। उसके बाद हम इनवर्स पर पहुंचते हैं, ठीक है, इनवर्स पर भी पहुंचते हैं, पहले समझिए ठीक से। फंक्शन यानी फलन। अच्छा बताइए फंक्शन क्या है? तो फंक्शन का मेन मतलब आपको हम समझाते हैं कि फंक्शन मतलब वन इनपुट वन आउटपुट वन इनपुट वन आउटपुट, ये पहला टर्म है इसका, पहला टर्म इसका है फंक्शन होने के लिए, ये पहला टर्म है क्या? तो वन इनपुट वन आउटपुट, यानी यदि आप किसी, समझिएगा, यदि आप किसी फंक्शन में एगो मान रखते हैं तो उसका एगो मान निकल के आना चाहिए। बात को गौर से समझिएगा, फंक्शन है, एगो मान रखेंगे तो एक गो मान निकल के आना चाहिए, फंक्शन है। क्लियर हो रहा है? इसलिए यहां लिखे वन इनपुट वन आउटपुट के नियम को फॉलो करेगा फंक्शन कहलाएगा। यानी कोई भी, आप यहां पर त्रिकोणमिति की ही बात नहीं कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन की बात हम कर लेते हैं कि कोई भी व्यंजक फंक्शन तभी कहलाएगा, तभी वह फलन कहलाएगा जब आप उसमें एक मान रखेंगे और एक मान निकल के आएगा, ठीक है, फंक्शन कहलाएगा। जैसे अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर है साइन थीटा, ठीक है। अब हम थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0, माने एगो मान रखे तो एगो मान निकल के आया। 0 डिग्री का मान 0 के बराबर है, गौर से समझिएगा, 0 डिग्री का मान कितना के बराबर है? 0 के बराबर है ना। तो 1 इनपुट किए 1 आउटपुट आया। अब क्या 0 डिग्री का मान 1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 0 डिग्री का मान 2 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 0 डिग्री का मान -1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि हमने एक मान यहां पर इनपुट किया, तो जब एक इनपुट किए तो उससे एक आउटपुट आया है, ठीक है, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आया है। यदि आप एक इनपुट करेंगे और एक आउटपुट आएगा तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन है, ठीक है, समझ लीजिए कि वो फंक्शन है। और भी कोई चीज, जितने भी व्यंजक की बात कर लेते हैं सब में यही रूल लागू होगा। यदि किसी व्यंजक में आप एगो मान रखते हैं और एगो निकलता है, एगो मान रखते हैं तो एक गो मान निकलता है, तो वह आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए ना, मान लीजिए यहां लिखे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। tan 45 का मान 1 के बराबर है। तो आप हमें बात बताइए ना कि tan 45 का मान यदि 1 के बराबर है तो क्या tan 45 का मान और कोई दूसरा हो सकता है क्या? एक को छोड़कर, कि जब एक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, तो आप समझिए ना ठीक से कि हमने यहां पर एक मान इनपुट किया तो एक आउटपुट आया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आप यदि 1 इनपुट करते हैं और 1 आउटपुट आता है, माने एक मान रखते हैं और उसका एगो मान निकल के आता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है?
फंक्शन है। समझ लीजिए कि वो क्या है, फंक्शन है। तो 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसके बाद इसी का दूसरा टर्म है फंक्शन का ही दूसरा टर्म है क्या, कि एक से अधिक मान रखेंगे ना, और एक ही मान निकल के आएगा, यानी 1 आउटपुट होगा। एक से अधिक मान यदि आप रखेंगे लेकिन मान इक्के को निकल के आएगा तो भी वो आपका फंक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिखे हैं x², कितना लिखा बाबू, x², ठीक है। अब x² हम लिखे हैं यहां पर, x के जगह पर अभी हम रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर। अच्छा, फिर x के जगह पर हम -1 रख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि 1 से अधिक मान रखे हैं, लेकिन दोनों का इक्के को मान निकल के आया है, वो कितना के बराबर आया है, 1 के बराबर। कितना के बराबर आया, 1 के बराबर। तो ये 2 कंडीशन है फंक्शन होने का। कौन कौन सा कंडीशन, यही 2 कंडीशन आपको पूरा का पूरा फंक्शन क्लियर करा देगा। ये 2 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कि 1 इनपुट 1 आउटपुट दैट इज कॉल्ड फंक्शन, या फिर 1 से अधिक मान रखेंगे, यदि किसी फंक्शन में 1 से अधिक मान रखेंगे और उसका इक्के को मान निकल के आएगा, ठीक ना, वो भी आपका फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन होगा कौन नहीं, तो वही जैसे मान लीजिए कि आपने एक मान रखा और कहीं इसका 2 मान निकल गया, जैसे tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर हो जाए और tan 45 डिग्री का मान फिर 2 के बराबर हो जाए ना, तो 1 इनपुट करेंगे 2 आउटपुट कहीं हो गया, ठीक ना, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन नहीं है। आप देख लीजिए कि प्रत्येक कंडीशन में आउटपुट 1 ही है, ठीक है, 1 आउटपुट ही होना चाहिए। यदि आउटपुट 1 से ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपका फंक्शन नहीं है। आप इनपुट कैगो कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना होना चाहिए, 1 ही आउटपुट होना चाहिए। यदि 1 आउटपुट है तो फंक्शन है, और यदि 1 से ज्यादा आउटपुट हो गया तो समझ लीजिए कि फंक्शन नहीं है। आशा करते हैं कि आपको फंक्शन भी एक लाइन में आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, फंक्शन के लिए एक बार और ठीक से देख लीजिए कि 1 इनपुट 1 आउटपुट, या फिर 1 से अधिक मान रखेंगे तो 1 ही मान निकल के आएगा। अब दोनों में हिंदी और इंग्लिश लिखने के पीछे भी रीजन है। हाँ, आप ये नहीं समझिए कि इसका इंग्लिश ना आता है लिखने, नहीं आता है तो आप क्या कर लीजिएगा, हमको नहीं आता है तो क्या कर लीजिएगा के। इसलिए ये दोनों लिखने के पीछे अलग अलग रीजन है कि 1 इनपुट 1 आउटपुट, तो एक इंग्लिश तो आपको खूब बुझा रहा है। अब दूसरा को अलग कैसे दिखाएं हैं, ठीक है, दूसरा को अलग कैसे दिखाए, तो मेरे पास उपाय है, हम उसको हिंदी में लिख देंगे। हाँ, क्या लिखेंगे कि 1 से अधिक मान रखने पर भी कैगो मान निकलना चाहिए, 1 ही मान निकलना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका 2 चीज यहां से क्लियर हो गया है। कौन कौन चीज क्लियर हो गया बाबू, तो क्लियर हो गया आपका पहले ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, ठीक है। दूसरा क्लियर हो गया आपका फंक्शन, दूसरा क्लियर क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन में एक चीज और हम आपको जो है थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाहेंगे, प्रांत और परिसर, यह बहुत जरूरी है। प्रांत रेंज, प्रांत डोमेन अब परिसर यानी होता है रेंज। देख लीजिए दोनों क्या है, प्रांत और परिसर क्या है, पहले समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। फंक्शन यदि पढ़ लिए हैं, फंक्शन को समझ लिए हैं, तो प्रांत और परिसर भी बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। कैसे समझ लीजिएगा, देखिए ना, ऐसे तुरंत समझ में आ जाएगा। जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे किसी भी फंक्शन में, मोट बात समझिए ना, नंबर वाला मोट बात, जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा, 2 बातें। यदि आप मान रखेंगे तो मान निकल के भी तो आएगा। हाँ, तो जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा, ठीक है,
जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे प्रांत कहलाएगा। किसी भी फंक्शन में आप जहां से लेकर जहां तक मान रखिएगा, ठीक ना, तो वो उसका प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रांत। और यदि उस मान को रखने पर वो डिफाइंड वैल्यू दे, यानी उसका कुछ मान निकल कर आए, ठीक है, तो जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वह उसका परिसर कहलाएगा। अब बताइए, क्लियर हो गया? ये मोट बात है, मोटा शब्द हम आपको समझा दिए, ठीक है। शायद आपके दिमाग में अटक गया होगा ये बात, ठीक है, कि जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे वो कहलाएगा उसका क्या? प्रांत। और फिर जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर, यानी कि रेंज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरीके से आपको प्रांत और परिसर समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ही हम ले लेते हैं। मान लीजिए ना कि यहां पर y बराबर एफ एक्स है, यहां पर या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। ले, एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है, खूब ध्यान से समझिए, इसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो प्रांत यानी x के जगह पर आप जो चाहे वो संख्या रख सकते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, बटा वाला, जो चाहे वो संख्या आप रख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा क्या होगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसका प्रांत ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी वास्तविक संख्या आप x के जगह पर रख सकते हैं। ऑल रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप इसके जगह पर रख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा, इसका प्रांत होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब इसका परिसर क्या होगा समझिए, इसका परिसर क्या होगा समझिए थोड़ा सा। इसका परिसर क्या होगा? तो जब आप कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रखेंगे तो आप ध्यान में रखिए कि हमेशा प्लस वाली संख्या ही बाहर निकल के आएगा। सोच के देखिए ना, यदि आप -1 रखेंगे तो यो 1, +1 रखेंगे तो यो 1, -2 रखेंगे तो 4, +2 रखेंगे तो 4। इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आप मान कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी मान रखेंगे तो इसमें कभी ऋणात्मक मान निकल के नहीं आएगा। तो निकल के क्या आएगा? हमेशा धनात्मक पूर्णांक निकल के आएगा, ठीक है। हमेशा धनात्मक पूर्णांक निकल के आएगा इसमें। तो इसका जो परिसर होगा ऑल सभी धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना। इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? सभी धनात्मक पूर्णांक होगा। आप कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान हमेशा क्या निकल के आएगा? प्लस। तो क्या बोले हैं कि जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे वो कहलाएगा उसका प्रांत यानी डोमेन। हाँ, प्रांत यानी डोमेन। और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा इसका परिसर, यानी कि रेंज। यदि आप चाहे तो इसमें -∞ से +∞ तक कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो परिसर होगा वो मान क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखिएगा, तो 0 से +∞, माइनस वाली संख्या नहीं आएगा। ले, समझ में आया? तो देखिए, -∞ से +∞ तक आप कोई भी मान रख सकते हैं, तो यह कहलाएगा उसका रेंज, प्रांत। जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे प्रांत, और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। आशा करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जो चीज समझे हैं ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आप ध्यान में रखें कि कल का जो हमारा क्लास होने वाला है वो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ इस पर होने वाला है। और यदि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे तो एक चीज और आपको कर लेना है मेरे बाबू, यहां पर आपको मान सारणी दिख रहा होगा, देख लीजिए, यहां पर मान सारणी आपको दिखाया जा रहा है। तो इस मान सारणी को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, एकदम आपके जुबान पर यह मान सारणी बैठ जानी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। और ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक ही तो कह रहे हैं, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 में तो आप उसको पढ़े ही आराम से, ठीक है। बस उसको केवल अच्छा से रिकैप कर लेना है, उससे ज्यादा हम आपको याद करने के लिए भी ना कहेंगे, जान लीजिए, ठीक है। 0 से 90 तक आप याद कर लीजिए, बस बात खत्म है। फिर कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। और यदि आपको बेहतर लगा है, समझ में आया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप। और विशेष रूप से यदि आप
हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए या क्लास 10th के लिए, ठीक है, तो आप जाकर आसानी से जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया एप्लीकेशन का, जाकर वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।